अस्सलामुअलैकुम, you're watching फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जनवरी के एंड पे इलेक्शंस होंगे और डेट को क्या भी नहीं आई, शेड्यूल भी नहीं आया। लेकिन मुल्क में जो दो बड़ी सियासी जमातें, और दो बड़ी मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि दोनों पंजाब की जमातें हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन लग यूं रहा है कि इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बयानिया उनके पास है इस वक्त, एक तगड़ा बयानिया है, ऑन ग्राउंड एक रियलिटी है इस वक्त जो नबर्द आजमाएं वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो उनकी वहां पे एक टसल चल रही है सबके सामने है। और ये लग रहा है कि उनकी पार्टी शायद हिस्सा ना ले सके इलेक्शंस के अंदर, या लेगी भी तो जिस तरह से फ्री और फेयर तरीके से उनको इजाजत ना दी जाए, और वो 9 मई के सब वाकयात तो आप सबके सामने ही है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनको एक नैरेटिव चाहिए। एक नैरेटिव आया मियां नवाज शरीफ की तरफ से कुछ रोज पहले, आपने सुना, और उसको उन्होंने रीइटरेट किया, बार बार उसकी उन्होंने बात की कि जनाब ये जो किरदार हैं 4-5 उन्होंने नाम गिनाए, जिनमें सबसे सरफहरिस्त जो है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब, कि इनको जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उसके बाद अचानक हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब यहां पे वापस आए और एक ही दिन के बाद उनको दोबारा कॉल कर लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात अज्यूम किया गया कि कोई करनी थी, या कोई पैगाम लेके गए जो फोन पे नहीं हो सकता था, व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता था, स्काइप पे नहीं हो सकता था, जूम कॉल पे नहीं हो सकता था। क्या ऐसी चीज थी? तो उसने बहुत सारे आईब्राउज तो रेज किए हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अब वो जो एक बयानिया जिसको हम समझ रहे थे कि वो दोबारा एक वोट को इज्जत दो का पार्ट 2 या वोट को इज्जत दो प्लस था, उससे रिट्रैक्शन भी थोड़ी सी नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा मजेदार बयान दिया है, वो जरा आपको दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। वो दिखाएं जी। ये आपने सुना है कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये अगर इसको यूं ट्रांसलेट किया जाए कि जो बयानिया था उससे रिट्रैक्ट किया है, पीछे मुड़ गई है दोबारा मुस्लिम लीग नून, तो गलत तो नहीं होगा। अलबत्ता ये बड़ा अहम सवाल है, बयानिया है फिर क्या? अगर नवाज शरीफ साहब पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देते पार्टी के अंदर, ही इज द पार्टी, वो लिटरली उनके नाम के ऊपर पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो अगर उनकी स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है तो फिर कौन सी होती है? और ये करने की जरूरत क्या पेश आ गई? राना सनाउल्लाह साहब ये फायर फाइटिंग कर रहे हैं या फिर ये कोई पानी डाल के ठंडा कर रहे हैं चीजों को? आज हमारे साथ प्रोग्राम में लंदन से सीनियर सहाफी अजहर जावेद साहब कर रहे हैं, और लाहौर में विया वीडियो लिंक हमें वजाहत मसूद साहब ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। अजहर जावेद साहब, सिंस यू आर देयर, आई विल स्टार्ट विद यू। ये एक तो ये कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, इस पर काफी बात हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो वहां पे गए, ये तो नहीं है कि बस ऐसे एक रूटीन मैटर था और कुछ इंपॉर्टेंट बात याद आ गई तो उनको बुला लिया गया, कोई मैसेज वगैरह वो लेके गए। और दूसरा मेरा वही पहला सवाल कि अगर नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पॉलिसी नहीं है पीएमएलएन की, तो फिर व्हाट अदर थिंग इज दैट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ पॉलिसी? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने जो ये बात की है अपने पार्टी के लोगों के साथ गुफ्तगू में, वो ये कोई पहली दफा नहीं की। 3.5-4 साल तो मुझे तकरीबन यहाँ इनसे डायरेक्ट मुलाकात होती रहती है, मुख्तलिफ मौजू पे भी बात होती रहती है, तो ये उनका एक मुस्तकिल बयानिया यही है। वो 3.5 साल से मेरा ख्याल है इसी तरह ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे, जनरल बाजवा को भी, फैज को भी, इवन आपने जो गुजरांवाला वाली तकरीर थी उसमें भी थी। तो ये उनकी कंसिस्टेंट व्यू उनका यही है। और जो उस दिन जो अपने पार्टी वर्कर से उन्होंने बात की, तो इसी तरह वो पहले भी बात करते रहते हैं। तो मुझे कोई हैरत नहीं है इस बात पे कि वो ये बात दोबारा भी दोहराएंगे, और ये कब दोहराएंगे ये उन पे है। लेकिन शायद जो राना सनाउल्लाह साहब ने, अजहर भाई, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आई वुड से गुस्ताखी की है, ये क्या है कि ये बयानिया ही नहीं है, ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट ही नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, दो चीजें हैं इस वक्त। एक बयानिया अब चाहिए इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन के लिए बयानिया वो क्या होगा? क्या नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके, या खिलाफ क्या कह लें कि एक जो साबिक आर्मी चीफ जिसके बारे में दूसरे लोग भी यही कहते हैं, मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ है उनका भी यही कहना है कि उनके जो रवैया रहा जो कुछ रहा। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, क्या बाजवा साहब का नाम लेके कोई गुस्ताखी कर दी नवाज शरीफ साहब ने, या ये तरीका उनका गलत था? मेरा ख्याल है कि क्या नवाज शरीफ साहब को ये सीखना चाहिए था तरीके इंसाफ के, वो नाम ना ले, डायरेक्ट कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें? क्या नवाज शरीफ ने ये गुस्ताखी कर दी कि सिर्फ नाम लिया? उनको ये चाहिए था कि वो जो मिलिट्री तंसीबात है उन पर हमला करें। तो 9 मई के वाकयात को देखते हुए तो नवाज शरीफ ने तो सिर्फ एक आम सी बात की है, जो मेरा ख्याल है कि उसे सीरियस उनकी पार्टी में से अगर किसी ने लिया है
क्या एक उसको एक गुस्ताखी करार दे दिया, तो मेरा ख्याल है ये हकीकत के खिलाफ होगा। नवाज शरीफ का यही बयानी है। अब वो इलेक्शन में उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये अलग बात होगी। लेकिन क्या नवाज शरीफ ने सिर्फ बाजवा या फैज का जो नाम लिया वो गलत लिया? क्या जो आम आदमी की भी समझ है इस वक्त, क्या उनको नहीं पता कि क्या क्या हुआ, क्या 2017 में या उससे पहले क्या क्या किया गया उनके साथ, नवाज शरीफ के साथ, उनकी पार्टी के साथ, कि इवन उनको पहले तो उनकी हुकूमत गई, फिर 3 माह के अंदर अंदर जनरल जो साकिब निसार साहब है उनसे क्या कि उनको ना सिर्फ सजा दिलवाई गई, नाहल किया गया, उनकी पार्टी के ऊपर से जो उनका नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। दो चीजें ना अजहर भाई उसके अंदर, एक चीज तो ये है कि फिर नवाज शरीफ साहब एक बात कर रहे हैं, पार्टी डर रही है उनके बयानी पे साथ खड़े होने पे। दूसरी इससे इस हिसाब से देखा जाए तो पीटीआई फिर बेहतर है कि जो उनका लीड चेयरमैन कह रहा था वो सारे के सारे उसके साथ तो लगे हुए थे। दूसरी बात ये है कि मान लिया 2017-18 2018-19 के अंदर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा भी उन्हीं जनरल बाजवा साहब और उन्हीं जनरल फैज साहब ने, और ये वजीर दिफा उस वक्त के ख्वाजा आसिफ साहब कन्फेस कर चुके हैं। फिर उसके बाद बाकी जो मामलात हुए, इमरान खान को हटाया, वो भी जनरल बाजवा ने करके दिया, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनकी तारीफें भी करते रहे। ये भी सारा कुछ हमने देखा ही है ना। फिर तो ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी यही मुतालबा करना चाहिए कि जो फिर नवाज शरीफ का मुतालबा है वो भी तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा होना चाहिए ना। तो नवाज शरीफ ने गलत बात कौन सी की है इसमें? तो इसमें अगर एक चीज मैं तो वैसे बात कर रहा हूं, मैं ये तो आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं, हो सकता है वो डर ना रहे हो सकता है यही बयानी हो। अभी तो आपने इलेक्शन आना है, अभी तो इलेक्शन उन्होंने पहुंचना है, पाकिस्तान आना है। आप उस तकरीर को जो कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे होगी उसका इंतजार कीजिए, हो सकता है उसमें उससे भी बड़ी बात आए। अब जब वो ग्राउंड पे होंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल कुछ होता है, कुछ और होता है। उसमें आपको वोटर को बताना होता है कि आपके साथ हुआ क्या है, किस तरह हुआ है, और आप मुस्तकबिल में क्या करने चाह रहे हैं। 2 हिस्से हैं, एक मुस्लिम लीग नून का बयानिया होगा कि मजलूमियत का कि उनके साथ जुल्म किया हुआ, दूसरा मुआशी तौर पे वो आगे करने क्या जा रहे हैं, 2013 से 17 में क्या हुआ और उससे आगे क्या करने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिट्रैक्ट होगी। अभी वक्ती तौर पे मैं ये कह सकते हैं कि शायद अभी 21 अक्टूबर तक ये चीजें ना, आपका ख्याल है कि हो सकता है बाद ये एक टैक्टिकल रिट्रीट हो। मैं एक चीज यहां पे सिर्फ नाज़रीन को भी दिखाना चाहता हूं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, रमीज खान पीएमएलएन को कवर करते हैं। उन्होंने ये स्टोरी दी है कि एक कमेटी बना दी है जी, बयानिया कमेटी पीएमएलएन के अंदर। बयानिया कमेटी 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और वो उसका काम ही है, 1-2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं उसकी, कि बयानिया क्या बनाना है आगे। ये वाला बयानिया बनाना है जो एंटी जनरल बाजवा और एंटी प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट था, या फिर कुछ और चेंज करना है, उसको टोन डाउन करना है या मजीद उसको टोन अप करना है। तो मरियम औरंगजेब उसको कन्वीन करती रही हैं। और वजाहत मसूद साहब, मैं उसी सवाल की तरफ आता हूं। ये एक बड़ी पार्टी जिसके ऊपर इस वक्त कहा जा रहा है कि शायद बेट्स इसी पे प्लेस की हुई हैं, इसी पे शर्त लगाई हुई है और इसी की पीछे बैकिंग है, लेकिन ये तो कंफ्यूजन नजर आ रही है बयानिया को लेके यहाँ पे। मतलब एक नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ और जा रही है, वहां से शायद डर रही है नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ खड़ा होने पे, और कमेटी बना दी है। ये भी हमने पहली दफा देखा कि एक 10 मेंबर कमेटी बयानिया का तायुन करेगी। वो जो सुप्रीमो कह रहा है पार्टी का, उससे पीछे हटते नजर आते हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इज इट अ कंफ्यूजन? एक तो मैं ये अर्ज करूं अकबर साहब के जो अजहर जावेद साहब ने फरमाया, आई कैन नॉट एग्री मोर विद हिम। मैं उनके हर नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का जो जेनेसिस है वो एंटाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 दफे जो उनकी वजारत उस्मा रही है उसमें जो कुछ सीखा है, क्या वो अपनी पार्टी के दूसरी या तीसरी सफ तक वो तजुर्बात और वो सियासी जो बसीरत है उसे ट्रांसमिट करने में कामयाब हुए हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं देख रहा। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का जो सवाद आज़म है, यानी उनकी जमात का जो एक अक्सरियती नुक्ता नज़र है, वो डाइवर्जेंट नज़र आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब माजी में भी ये गिला करते रहे हैं और ये हमारे मुल्क में सियासी रहनुमाओं का ये तजुर्बा रहा है कि जब वो मुड़ के देखते हैं तो अवाम की जो होती है सपोर्ट,
वो और चीज़ होती है। और जो इलेक्टेबल्स या जिन्होंने इलेक्ट्रल जिनके स्टेक्स हैं, जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है, उनके मुख्तलिफ निकलते। ये तजुर्बा 77-78 पे भुट्टो साहब को भी हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी 2006 में फरमाया था हजवेर रोड पे कि मैंने जब कदम बढ़ा दिया तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक तरफ रखते हुए जो बाकी क़यादत है, उनकी अक्सरियत जो है वो किसी तसादुम या किसी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के मूड में नहीं है। वो बेचैन हैं कि वो इक़्तिदार में वापस आए। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली मियाँ नवाज शरीफ दुरुस्त हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ ने ये 6 बरस का जो इम्तहान दिया है, he has been through a crucible, he has been through a grind, तो इसको सरेंडर कर दें और वो उसको तहरीक इंसाफ जिसने 3.5 बरस जो है 1 पेज की गवर्नमेंट चलाई है उसके हवाले कर दें। ये वो नहीं करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब बदकिस्मती से एम्बिवेलेंट है और मैं आपकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है वही उनकी पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पार्टी के पास वो वेरविदाल नहीं है। अच्छा, मैं वैसे सिर्फ ये राणा सनाउल्लाह साहब का नहीं है वजाद साहब, मैं एडिशन एक साथ कर रहा हूं। वही अगेन जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मैं स्टोरी कोट कर रहा था, वो जो बयानिया कमेटी है 10 लोग उसके अंदर शामिल हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, सीनियर लीडर्स उसके अंदर। और उस कमेटी ने भी हुजूर वाला उस कमेटी ने भी ये कहा है कि ये जो आप बात कर रहे हैं गो के आप पुराने आर्मी चीफ की कर रहे हैं, लेकिन ये करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे मामला खराब कर सकती है। वो जो कमेटी है वो खतरात का इजहार कर रही है। मैं अकबर बाजवा यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ और एक बात पे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जसारत भी करूंगा। एक बात तो ये कि बयानी इस तरह कमेटियां नहीं बनाया करती, लेकिन आप मुझे ना भी बताएं, मुझे अंदाजा है कि उस 10 रुकनी कमेटी में कौन से अरकान होंगे और उनकी अक्सरियती राय क्या होगी। तो ऐसी बात नहीं है। इस मुल्क में सियासी जमातों में ये जो इस तरह के मामला चल रहे होते हैं वो मालूम होते हैं, और जो नैरेटिव होता है, जो मौक़िफ़ होता है, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि लफ्ज़ जो है वो अपना मानी खो बैठते हैं। नैरेटिव जो है वो मरबूत पॉलिसीज़ का एक सेट होता है। इसको आमतौर पे स्टेटमेंट या किसी खास मामले पे पोजीशन के मानों में ले लिया जाता है। स्टेटमेंट और चीज़ है, नैरेटिव और चीज़। अच्छा, मैंने एक ब्रेक पे जाना है कि इमरान खान साहब की जमात सारी की सारी उनके साथ खड़ी है। मैंने एक ब्रेक पे जाना है सर, सिर्फ ये फिर एक पाकिस्तान पार्टी क्या, मुझे ब्रेक से वापस आके बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो आपसे वैसे आके आपसे मैंने भी ये पूछना है, ये झपटना पलटना, पलट के झपटना, ये चल सकता है? इस तरह से लहू गरमाया जा सकता है अपने वोटर का या नहीं गरमाया जा सकता? और ब्रेक से वापस आते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो वजाहत मसूद साहब और अजहर जावेद साहब दोनों के सामने रखने हैं, और वो ये है कि शायद इमरान खान की भी ये गलती रही है और शायद नवाज शरीफ साहब की ये गलती है कि वो समझ लेते हैं कि इट्स द पर्सन जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज द ऑफिस, इट्स द ऑफिस कि जहां पे वो बात कर रहे होते हैं। खान साहब भी यही बात करते थे, और मैं तो एक बंदे की बात कर रहा हूं, और नवाज शरीफ साहब भी एक दफा नहीं 3-4 दफा यही मामला कर चुके हैं। तो क्या ये यूं ही होता है या फिर इट्स द अदर वे राउंड, यहां फिर सब बंदा ही होता है, मैटर ही कोई नहीं करता, मसला ही कोई नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वजाहत मसूद साहब, इमरान खान और नवाज शरीफ, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें ये कदर कुछ मुश्तरक है कि ये समझ लेते हैं या खुशफहमी में रहते हैं कि हम तो फर्द वाहिद के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तो बड़ी तामीरी और हमारे बड़े सारे जो शिकायतें हैं वो बड़ी लेजिटिमेट हैं, लेकिन वो ऑफिस होता है एक्चुअली और माइंड उसका किया जाता है। डू यू एग्री टू इट? नो सर, अनफॉर्चुनेटली आई कांट एग्री विद यू। मेरा ये कहना है कि आपने इस मुल्क का दस्तूर यकीनी तौर पे पढ़ रखा है, बहुत मेच्योर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने उसमें कहीं ये लफ्ज़ पढ़ा है एस्टेब्लिशमेंट का? एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्टेड इंटरेस्ट का नेक्सस होता है। इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ लगे हैं, क्या इंस्टीट्यूशन ने उसको ओन किया? उसको जब मार्शल लॉ लगता है तो उसको तो हम कह देते हैं कि ये फर्द ने, ये वो आर्मी चीफ था उसने किया है, ये यही हुआ है 4 दफे में। तो फिर जो है वो माफ कीजिएगा, जब फर्द पे तनकीद की जाती है तो इंस्टीट्यूशन से ओन क्यों करता है? मुदाखलत तो हुई है, मुदाखलत तो 13 में भी हुई। 3 सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी, ANP और
पार्शली MQM को इंतखाबात में खुलेआम हिस्सा नहीं लेने दिया गया। 2018 में एक सियासी जमात को रोका गया, तो किसकी जिम्मेदारी किसने कबूल करनी है? माफ कीजिएगा, क्या कमर जावेद बाजवा जो है वो अपनी इंफरादी हैसियत में ये कर रहे थे? ये फैसला साजी का, लेकिन बजाज साहब आप मेरे उस्ताद भी हैं। मैं छोटी सी बात सिर्फ देखें, इसमें सिर्फ ऐड मैं इतना करना चाहता हूं, प्रैक्टिकली थोड़ी सी अगर बात करें अजहर साहब, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। ये पहले इमरान खान साहब कहते थे वन पेज, उसके बाद ये हाइब्रिड अल्ट्रा हाइब्रिड शहबाज शरीफ साहब ने किया और बड़े फख्र के साथ किया, बार बार बताया उन्होंने पिछले 16 माह के अंदर कि प्रैक्टिकली तो भाई यूं ही चलेगा ये सब मामला। तो फिर अब जब ये सियासतदान यूं करेंगे तो फिर आप किसी और से क्या शिकायत करें? बजाज साहब जी, मुझसे आप जी मैं आपसे आप एक ब्रीफ कमेंट करते हैं, फिर मैं आसिफ साहब की तरफ इजाजत दीजिए। अकबर बाजवा, देखिए शहबाज शरीफ साहब तो कोई खास बात तो है ना कि एक भाई जो है वो 1993 से निशान जद है और शहबाज शरीफ साहब 1993 से जो है वो आंख का तारा है। ये दो मुख्तलिफ, ये सिर्फ दो भाई नहीं है, या एक जमात के दो रहनुमा नहीं है, ये दो मुख्तलिफ सियासी नुक्ता है नजर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वाकईतन जो किया वो बहुत एम्बैरेसिंग था। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई डोंट सी एनीथिंग कि मैं उस पर फख्र कर सकूं। वो वही बात है जो इमरान खान साहब भी 3.5 बरस जो है वो करते रहे, और मैं नहीं समझता कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत है उसमें इमरान खान को और जो दहाइयों से जमहूरी जद्दोजहद में शरीक सियासी कुफ्ते हैं उनको एक पलड़े में रखना मुनासिब होगा। इमरान साहब तो अभी इस बिसात पे नौवारिद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड कह सकते हैं ना, उस पर भी शकूक व शुबहात है। आपको याद है ना कि उन्होंने जनरल बाजवा की टेन्योर में एक्सटेंशन की तौसी की हमायत की थी, और ये अप्रैल 22 के बाद की थी। तो मेरे लिए तो अभी ये समझना मुश्किल है कि इमरान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत मतलब एक पूरी पार्टी जेल के अंदर बंधा होकर कोई टिकट होल्डर बाहर फिर नहीं सकता, एक धड़े के मुखालिफ है। मेरी राय में वो एक धड़े के मुखालिफ है। अच्छा। वो अपनी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं और अपने हक में चाहते हैं। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं होती, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें हमारी जुडिशरी भी शामिल है, उसमें इवन जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो सही बात है, वो लेकिन कोलैबोरेटर्स आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल वो जो ये डेफिनेशन भी मुझे तो बड़ी करीने कयास लगती है कि वो इट्स वन मैन। अजहर जावेद साहब, शहबाज शरीफ साहब तो रेडी हैं हाइब्रिड मॉडल में काम करने के लिए। आगे अगर हम अजूम कर लें जैसे कि बताया जाता है कि जनाब हमारे साथ तो बैकिंग भी है और आगे नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आना है, तो वजीर आजम के कैंडिडेट पहले तो नवाज शरीफ साहब होंगे। दो चीजें हैं यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब को ये हाइब्रिड निजाम कबूल होगा गिवन कि जो उनका पास्ट रहा है, जिस तरह से जो मामला उनकी खड़ाक शड़ाक हो जाते होते हैं, और फिर उससे भी इंपॉर्टेंट मेरी नजर में तो ये कि हाइब्रिड निजाम को नवाज शरीफ साहब कबूल है आपके ख्याल में? बाजवा साहब, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अभी वजाहत साहब ने की और हमें याद दिलाया अपनी सियासी जो हैसियत है, जो उस हवाले से उन्होंने बड़ी एक बात की कि नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैंने नारा लगा दिया तो पीछे कोई नहीं था। इस जलसे में मैं खुद मौजूद था, 2006 की बात है। नवाज शरीफ साहब नए नए जद्दा से वापस आए थे, एग्जाइल वहां पे खत्म की थी और लंदन में थे। लंदन में ये जलसा नॉटिंग हिल के पास एक होटल है, वहां पे हो रहा था। तो नवाज शरीफ के मुझे वर्ड्स अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने कदम बढ़ा दिया पीछे मुड़ के देखा तो बंदा कोई नहीं था। ये वो तल्ख हकीकत है जो नवाज शरीफ ने बयान की, उस वक्त बयान की जब वो लड़ाई कर चुके थे उस निजाम के साथ, उस आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसके नतीजे में चंद साल वो सऊदीया में जलावतन हुए थे और अभी उन्हें पता नहीं था कि वो लंदन में कितनी देर जलावतन रहते हैं। दूसरी हकीकत मैं बताता हूं, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से चले 100 साल लड़ाई, जो भी लड़ाई की, आज क्या हालत है इमरान खान की? अटक की जेल में है, कोई बंदा है उनके पीछे, कोई जाने वाला है, कोई उनके साथ खड़ा हो रहा है? सब लोग कहते हैं कि जी जो भी यहाँ पे जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने होने को है, इमरान खान जो अपने आप को सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर भी समझता है, उसकी सपोर्ट भी होगी, तो कितने लोग हैं उसके पीछे खड़े हुए जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं? देखिए यहाँ पे एक सियासी हकीकत यह है कि नवाज शरीफ अब भी वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को जो मैं जानता हूँ 2006 से मुझे कवर करने का मौका मिल रहा है, और खासतौर पर अभी 3.5-4 साल
मजीद मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, बात समझ की है, जो वो दिमाग में उनके होता है, उनका एक रोड मैप उन्होंने बनाया होता है। उनके जहन में जो चीज है आप उनको पीछे नहीं हटा सकते, ये मैं आपको चलो वो तो हो गया। मैं लेकिन एक चीज अजहर भाई सुन लेना मेरी, एक आप पूरी बात सुन ले। नवाज शरीफ को आप देखें, ये जो आप फ्राइडे की बात कर रहे हैं, उस दिन भी उन्होंने लोग जो वहां पे आए हुए थे उनसे पूछा कि हमारा बयानिया क्या होना चाहिए। वहां पे पहले इजलास में मेंबरान असेंबली जो साबिक थे वो भी थे, शेख रोहिल असगर सर हो गया ना बयानिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये हाइब्रिड सिस्टम जिसकी आदत पड़ गई हुई है भी उनको कबूल होंगे ऐसा नवाज शरीफ? सवाल तो ये है। और उनकी कबूलियत के बगैर, उनकी कबूलियत के बगैर वजीर आजम कैसे बन जाएंगे वो? फिर अगर वो कबूल करेंगे तो पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे। पाकिस्तान अब ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं इसी हाइब्रिड निजाम की वजह से हुए हैं। जो इतनी महंगाई हुई है ये हाइब्रिड रजीम की वजह से हुई है। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान पीछे जो डिक्लाइन हुआ, हमारे अब लोग जो हैं रोटी को तरस रहे हैं, क्या ये इन सियासतदानों की वजह से ये हालात हैं? जब तक पाकिस्तान कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, पाकिस्तान दस्तूर आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, पाकिस्तान अपने मुकर्रर करदा जो असूल है उनके मुताबिक नहीं चलेगा, पाकिस्तान बेहतर नहीं चल सकता। तो ये बात करना कि हाइब्रिड रजीम के साथ चले तो पाकिस्तान का फिर आप खुद ही देख सकते हैं जो ये हालात है मजीद खराब हो। ठीक है। अच्छा वजाद साहब, लेकिन बहरहाल ये अजहर साहब की जो बात है, आपका भी यही आर्ग्यूमेंट है कि ये इस तरह ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी उनके साथ नहीं होती या समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनका ये समझे सीखे हैं। एक चीज बहरहाल एक रियलिटी है और वो ये है कि जो तसादुम इस वक्त इमरान खान का चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो एक ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत है। नवाज शरीफ साहब की जो बात है वो देखिए, उनके भाई की स्टेटमेंट्स अपनी जगह पे हैं और उनकी वो जो क्या उसको कहते हैं, मतलब द वे ही सक्स अप टू द एस्टेब्लिशमेंट, वो भी एक हकीकत सबके सामने है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बैठ के कह दें कि एहतसाब होना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वो इट्स नॉट दैट क्लोज टू रियलिटी। जो ये बयानिया जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो इस वक्त पीटीआई के पास है। नहीं मेरे भाई, मैं याद दिला रहा हूं आपको, 26 नवंबर 2022 को जब एक लॉन्ग मार्च लेके इमरान खान साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे, उस वक्त वो हाइब्रिड रजीम की मुखालफत कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर रहे थे या अपनी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट चाहते थे? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बड़ी बहुत नाइंसाफी की बात हो जाएगी। मैं अर्ज करूं कि मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट से मतलब ये होता है ना कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब अपनी मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट, मतलब तो यही होता है कि भाई मेरे अंडर रहे आप, आई एम द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, तो उसको मर्जी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं तो कह सकते। इमरान खान की बारी आती है तो आप फरमाते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मेरे अंडर रहे एस्टेब्लिशमेंट, और जब दूसरे सियासी रहनुमाओं के पास मियां नवाज शरीफ साहब की बारी आती है तो आप फरमाते हैं कि क्या वो हाइब्रिड निजाम को कबूल होंगे? इक़्तिदार का एक ही सरचश्मा है और वो अवाम की विल है और उसका इजहार जो है वो इंतखाबात में होता है, और अवाम जिसको अपना हुक्मरान तस्लीम करे वो एक ही, दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड अंडर डेमोक्रेसी। सेपरेशन ऑफ पावर का हमने प्रिंसिपल माना हुआ है, एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, उसमें आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के हर रुकन ने हल्फ उठा रखा है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, बल्कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के सरकारी खजाने से तनख्वाह लेता है उसे सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं है। तो मेरे भाई, ये सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या हाइब्रिड निजाम को नवाज शरीफ कबूल है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि जमहूरी और सियासी गुफ्तों को हाइब्रिड रजीम निजाम आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो रियलिटी है सर वो तो रियलिटी है ना। अब उसका क्या रियलिटी जो है ना, इस पे अकबर बाजवा, मैं आपको अपने उस्ताद मोहतरम मरहूम अजीज सिद्दीकी का एक सिंगल सेंटेंस जो है वो बताया देता हूँ। यू कैन नॉट लीगलाइज एन इलीगैलिटी। ग्राउंड रियलिटी का मतलब ये नहीं होता, ये नहीं कि गैर बात की जा रही है, ग्रेजुअली कोई चीज नहीं होती बजाज साहब। ग्रेजुअल मतलब आप आराम से परपिचुअली एक पर्पस की तरफ काम करें। जितने अरसे में हमने मिलकर ये बिगाड़ा है निजाम, जितने अरसे में सियासतदानों का भी उसके अंदर काफी रोल रहा है, उतना थोड़ा सा चले, उतना नहीं, उससे ज्यादा अरसा तो लगेगा अब उसको रीबिल्ड करने में दोबारा, कि नहीं तो ओवरनाइट हो जाए। तरफ समझ में चलना चाहते हैं आप? यही तो सवाल मेरा भी है कि क्या हम कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम की विल जो है वो हुक्मरान हो, या हम ये चाहते हैं कि उस विल में वेस्टेड इंटरेस्ट की मुदाखलत पाई जाए, जिसे आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना मेरे भाई? उसका हिस्सा सिर्फ आप ब्रेस वाले हमारे हम वतनों को ना समझिए। ये जो कारोबारी शख्सियात हैं जो $17.4 बिलियन
सालाना की सब्सिडीज जो है वो मिल किसको रही हैं? एक्सपोर्ट करने वालों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को, एनर्जी सेक्टर को। बिल्कुल आप तो जो फरमा रहे हैं ना, जी 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 जी, जो और तरक्याती और गैर तरक्याती जो शोबे हैं, ये 17.4 अरब, ये जो भाई अजहर जावेद बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, और जो आपने अभी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि भाई हमने बहुत वक्त इसमें लगाया है इस तरह की चीजें बनाने, इनफैक्ट बनाने में नहीं बिगाड़ने में लगाया है, तो उसको कितना वक्त लगेगा मेरे भाई? वक्त इतना ही लगेगा कि हम इससे पहले ये फैसला करें कि हमने हाइब्रिड निजाम के साथ चलना है या डेमोक्रेसी के साथ चलना है। डेमोक्रेसी के चलना तो हमें रियलिटी के साथ पड़ेगा ना। खुर्शीद शाह साहब, कंडेमिनेशन है, ये नहीं चल सकती। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूं, खुर्शीद शाह साहब एक सीनियर लीडर है पीपल्स पार्टी, अच्छा वो तीसरी पार्टी है, वो उनका कल का बयान है कि भाई ये नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं ना जनरल बाजवा के खिलाफ और जनरल फैज के खिलाफ, इससे पीछे हटें, ये निजाम को खतरे में डाल सकता है। इस सेंस के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अब जो एक हकीकत है वो तो है, अब क्या करें उसका। जेल काट अभी रिसेंटली, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना वो मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि सियासत में प्रैग्मेटिज्म और अपॉर्चुनिज्म में बहुत बारीक लकीर होती है। अभी तो बिलावल भुट्टो साहब को अपने वालिद मोहतरम से इख्तिलाफ करना पड़ रहा है, इसलिए कि जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरी सियासत करना है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी, मियां नवाज शरीफ साहब और हमारे बहुत सी सियासी जमातें और बहुत से सियासी रहनुमा। माफ कीजिएगा, जितना इस हाइब्रिड निज़ाम ने वक्त लिया है, हमारे मुल्क के लोगों की जिद्दोजहद भी उतनी ही पुरानी है। हम आज से नहीं, हम सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद के ज़माने से जो है वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पर पाकिस्तान टूटा ही अवाम की विल को तस्लीम ना करने पे है। गुलाम मोहम्मद को भी कैबिनेट के अंदर सिविलियंस ने शामिल किया, अयूब खान को भी मिनिस्टर सिविलियंस ने बनाया, अब आगे सिकंदर मिर्जा साहब को भी इमाम, तो कसूर तो हमारे भी रहे ना, सिविलियंस बात करते हैं। गुलाम मोहम्मद ने बनाया भाई, गुलाम मोहम्मद जो है वो कौन से मुंतखब थे? वो एडिशनल सेक्रेटरी थे ऑडिट एंड अकाउंट्स, बिल्कुल ऐसे ही ब्यूरोक्रेट थे, फाइनेंस ब्रांच के। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन उनको बीच में शामिल क्यों कर लिया पहले हमने कैबिनेट के अंदर? मैं किए देता हूं, फिर बात अच्छा चलिए पुरान पीछे चली जाएगी। उस वक्त भी सियासी जमात पीछे नहीं थी, जहां सियासी जमात थी वहां इंतकाल इख्तियार हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग जो है वो उस वक्त के जमाने में डिप्टी कमिश्नर के कहने पर बनी थी। ये यूनियनिस्ट पार्टी का माइंडसेट है जो हमारे साथ चल रहा है, ये दो धारे हैं। मैंने एक छोटा सा सवाल सर अजहर जावेद साहब से पूछना है। अजहर साहब, मैं एक यहां से स्टार्ट करते हैं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। 2017 में जो हुआ, क्या वो 2023 में 24 में भी होना चाहिए आपके ख्याल में? और 24 के इलेक्शन सियासी इस तरह काम क्या आ जाएगा कि एक बड़ी पार्टी को आप इलेक्शन से आउट रखें, इफेक्टिवली आउट रखें आप? बाजवा साहब, मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक वो सियासतदानों को अपने उंगलियों पे नचाने या उनको डायरेक्शन दे देने से बाज ना आए। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे आपको एक बड़ी तल्ख हकीकत जो है वो लोगों को पता लगनी चाहिए, बल्कि पता भी है। जो हमारे हाइब्रिड निजाम को 2011 में शुरू करने की कोशिश की गई, जब एक पार्टी का मीनारे पाकिस्तान पे जलसा, फिर 2014 में, ये मैं इस चीज का गवाह हूं, यहाँ लंदन में बैठ के एक आता है, वो बिठाता किसको है? इमरान खान को। वो बिठाता किसको? तारुल कादरी को, परवेज इलाही को। और वो मनसूबा बनाता है एक मुंतखब हुकूमत को गिराने का, एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत का, धरनों का। वो इनको बिठा के यहाँ पे एक पेज पे इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपको नहीं पता, यहाँ पे धरने हुए। अजहर साहब, वो जो 14 बंदे 14 जुलाई को मॉडल टाउन में मारे थे, वो उस अफसर ने मार दिए थे आके। तो 3.5 साल में उसका मुकदमा क्यों नहीं चलाया? उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? हाँ, इमरान खान साहब बना सर, उसका एक जुडिशियल कमीशन भी बना था। वो जज साहब आज भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने जुडिशियल अपनी रिपोर्ट लिखी है जुडिशियल कमीशन। बाजवा साहब, ये तल्ख हकीकतें हैं, इनसे राय फरार नहीं ली जा सकती कि 2014 में वो जो मंसूबा बना यहाँ पे लंदन में, जिसे लंदन प्लान का नाम दिया गया, उसने आगे जाके पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं। उसी का तसलसल था कि 4 साल आपने मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने दिया, हुकूमत को नहीं चलने दिया। उसके बाद पनामा के नाम पे, अकामा पे, क्या आपको नहीं पता? भाई मैंने सवाल ये किया था कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, आगे की करना है सर? आगे आपके ख्याल में यूं दोबारा वही करते रहे? सुधारोगे तो आगे जाओगे। बाजवा साहब, इस तरह नहीं होता कि आप पिछड़ा भूल जाए अगला जाए। आपको उन किरदारों को सजा देनी होगी। क्या 3 महीने में किसी को मसला नहीं, उससे कौन कह रहा है कि सजा ना दे? नहीं बाजवा साहब, दें सर सजा उनको, बिल्कुल दें। बने पीएमएलएन बने ना, इतनी जो मियां साहब कह रहे हैं उसके साथ खड़ी हो, दें सजाएं सारों को।
नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जेल में नहीं डाला गया? आप मुझे बताएं, क्या उनको जेल इंतखाबात से आउट नहीं किया गया? जो वो किरदार थे, जब तक उनको सजा नहीं मिलती आप उन आगे कैसे चल सकते हैं? मैं इस चीज का हामी नहीं हूं कि सर उनका भाई वजीर आजम रहा 16 माह, उस वक्त सजा दिलवा देते, बाद में दिलवा देते। 13 जमातें इकट्ठी थी तमाम जमहूरी सियासतकारों का, तब दिलवा देते, आगे दिलवा दें। चले सारे मिलकर कहें कि हमने हाँ जी हमने सजाएं देनी है। सुने ना, मुशर्रफ को जब सजा दिलवाने की कोशिश की नवाज शरीफ ने, तो क्या हुआ? आप सबके सामने है, लेकिन फिर भी उसको सजा हुई ना, वकार सेठ ने सजा दी। देखें वो देर यू गो सर, आप फिर रियलिटी तो फिर वहीं पे आ जाती ना बॉस। किरदारों को सुने, जब तक साकिब निसार जैसे किरदारों को अब सजा नहीं देते। बंदयाल साहब ने क्या किया? एक ही केस में 2 तरह के फैसले दिए, एक में काउंट हो सकता है, एक में आपका वोट मैटर नहीं हो सकता। इस जैसे जो किरदार है हमारे सर, आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक छोटी सी बात, अजहर साहब, एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, आपको याद है? वो हैकर ऑडियोज लीक करता होता था शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की, कि मुशर्रफ ने अगर वापस आना है तो आने देते हैं। हम ये कहते हैं, मैंने अपने वालिद साहब से बात की है कि आप यूं कह दें कि अल्लाह के वास्ते हमने माफ कर दिया, हमने इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। ये मरियम साहिबा का पिछले साल का एक ऑडियो लीक हुई थी। बाजवा साहब, आपको वो ऑडियो लीक तो याद है? आपको वो ऑडियो मुझे सबकी याद है बॉस, जो बंदयाल साहब इस साज की हुई थी। नहीं, मुझे सबकी याद है, मुझे सबकी याद है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हुजूर खाने के दांत और दिखाने के और, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं पैगाम दे। सुन ले, एक मुंतखब वजीर आजम को पैगाम जाता है एक हाजिर सिफत अफसर की तरफ कि आप इस्तीफा दें। मुंतखब वजीर आजम को। अच्छा, वैसे मजे की बात ये है अजहर भाई, मजे की बात ये है, मैं तो वैसे आपसे बात कर रहा था, प्यार बहस वो आपसे चलती रहती है, वजाद साहब से भी हम सीखते रहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि हम तीनों वैसे बात एक ही कर रहे हैं, कोई इधर से कान पकड़ रहा है, कोई उधर से कर रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एनीवेज, जो सुनने वाले हैं वो बेहतर समझने वाले भी हैं, वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या बात दुरुस्त है और क्या बात नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खंदा पेशानी के साथ आपने मेरे सवालों के भी जवाब दिए। इट वॉज अ गुड डिस्कशन। एक ब्रेक लेनी जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे बढ़ाएंगे मामला। स्टे विद अस। ये ऐसा मुल्क है जी कि यहाँ पे जिन लोगों को डायबिटीज होती है, शुगर हो जाती है जिनको, ये आम पता होगा लोगों को कि उनकी ना आईसाइट वीक हो जाती है, तो उसके लिए एक टीका लगाया जाता है जिससे वो आईसाइट बेहतर हो जाती है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये मामला हुआ कि 12 से 14 बंदों की आईसाइट ही चली गई वो टीका लगाने से। अब वो एडमिनिस्टर गलत किया उसको, उसकी डोजेज ऊपर नीचे हुई, 2 नंबर बनी थी। ये तो खैर आगे होगा, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, उसमें पता चलेगा। हमारे साथ सदर मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल लीगल फोरम के, नूर महर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ लॉ स्टूडियोज में हैं। ये किसी का तो कसूर है सर, या तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है उसको एडमिनिस्टर नहीं करना आता, या वो जाली बन रहा था, या बाहर से जो इम्पोर्ट हुई है, यहाँ पे लोग अंधे कर दिए हमने पकड़ के। देखें जी, अनरजिस्टर्ड जो है ना, तो अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करवा रहा है वो गलत कर रहा है, जुर्म मुजरिम हो रहा है। और अगर कोई असल कंपनी, क्योंकि रॉश है वेस्टर्न उसका है, तो वो उसकी जो 16 ml है वो तकरीबन 1,13,000 का है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपड़ राज वाला मामला है कि एक डॉक्टर को ये पता नहीं है। अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि जी हम शौकत खानम से ले लेंगे। भाई शौकत खानम मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करती ना, एब्सोल्युटली, और वो कैसे देगी? अच्छा, मैं वैसे ना उसके अंदर नूर साहब एक बात मेरे जहन के अंदर जो सबसे पहले आई थी ना, जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जावेद अकरम साहब ने, वो ये आई कि ये पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर है ना चौधरी मंजूर साहब, उनके भाई भी इसमें और उनके एक दोस्त इससे अफेक्ट हुए हैं, तो उस वजह से ना फौरन एक्शन हो गया। अच्छा, ना होते, खुद अल्लाह ना करे किसी को भी मुब्तला ऐसी चीज में, लेकिन मेरे जहन के अंदर ये क्योंकि निजाम ऐसा है कि पता नहीं, इन्होंने तो लगे रहना था, इन्होंने 114 छोड़ के 114 अंधे हो जाने थे, उसके बाद इनका मामला ध्यान उस पर जाना था। असल में हमारी ड्रग अथॉरिटी जो है ना, उसको मुअज़्ज़म तरीके से काम करना चाहिए। और दवाइयों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, कंपनियों की LCs नहीं खुल रही, और ड्रग इंस्पेक्टर्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि वो, मैं समझता हूँ फूड अथॉरिटी बेहतर है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना ट्रांसपोर्ट का है, ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो उन्हें फील्ड में काम कैसे करना है? सही, बिल्कुल। तो अब ये जो लोग जाली बना रहे थे, इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जाली बना रहे थे वैसे ये कंफर्म्ड है, या फिर ये उसको रीपैक कर रहे थे? उसकी देखें, रीपैकिंग करने के लिए एक क्लास सेंसिटिव स्टीराइल एरिया चाहिए होता है। एब्सोल्युटली, हाँ। और वहाँ पे जरासीम कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह ये हो ही नहीं सकता। ये 100% जाली है और सालों से, महीनों से चल रहा था। और मैं समझता हूँ कि अगर म्यू अस्पताल में डॉक्टर एक बैच उनका खराब हो गया, और अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, लेकिन वो एक बैच खराब हुआ, 14 लोगों की आंखें देखें, माजी में भी अनरजिस्टर्ड जो स्टंट्स थे
2017 में साकिब शफी साहब म्योस्ताल में उन्होंने अनरजिस्टर्ड स्टैंड लगाए, एक्सपायरी निकल आए, ठीक है। तो अब ये भी जो है वो सर पीआईसी के अंदर एक मामला निकला था, आपको याद होगा जी। वो भी अच्छा, वो हार्ट की मेडिसिन वहां पे वो जाली मेडिसिन और लोगों की डेथ्स हो गई उससे जी। वो 2010 में 11 में ऐसा वाकया हुआ था। तो उसमें 192 लोगों की हलाकत हुई थी, जिसमें अब तो पीआईसी बेहतर हो गया है, लेकिन माजी में जो है बहुत वहाँ पे ऐसे मामलात जो हैं वो थे। अब मैं समझता हूँ कि वहाँ नूर साहब देखें, बात ये है कि 192 लोग पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जाली दवाई मिलने से अब जान से चले गए, और आज तक आपको पता है कि उसका कोई जिम्मेदार कौन था या क्या नहीं हुआ। उसको हमने कारपेट के नीचे स्वीप किया और चलो जी अल्लाह खैर सला किया होगा, गिरफ्तार एक दो लोगों को पूछा होगा किसी से, लेकिन कोई उसमें जो अहम जिम्मेदार है किसी को नहीं पता, कुछ नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। तो आगे भी यूं ही होना, कमेटी दर कमेटी, कमेटी दर कमेटी, और यही हाल म्यूस्ताल में भी हुआ था और अभी भी ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो मुझे हैरानगी होती है कि हमारे जो डॉक्टर जो हैं बाज़ डाकू होने का जो है ना किरदार अदा करते हैं, वो कंपनियों से सब कुछ लेते हैं। इस पे इथिक्स भी होने चाहिए, और अनरजिस्टर्ड दवाई जो है अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो उतना ही मुजरिम है जितना मैन्युफैक्चरिंग करने वाला। तो इस पे जो है ना वसी पैमाने पर तहकीकात होनी चाहिए, बड़ा ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, और एक मालिक्यूल की एक कीमत होनी चाहिए। तमाम कीमतें जो हैं वो ड्राइव की वेबसाइट पे आनी चाहिए। डॉक्टरों के क्लिनिक में, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर, सारा कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो दे रही होती हैं कि जनाब आप पर्ची पे दवाई आपने हमारी लिखनी है। ये भी तो एक अच्छा, यहां पे भी यही मामला हुआ है, जिन डॉक्टर्स ने उसको एडमिनिस्टर किया, लगाया है, कुछ ना कुछ तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना सर जी। कमीशन कमीशन और कमीशन, मैं समझता हूँ कि हमारा ये धंधा जो है ना मेडिकल का इतना ख़राब हो चुका है कि हम दुनिया के टॉप तरीन करप्ट मुल्कों में वैसे भी तो हैं, लेकिन इस मामले में हेल्थ को बख्श देना चाहिए। ये इंसानों की ज़िंदगी का मसला होता है, बख्श देना चाहिए, और एब्सोल्युटली इंसुलिन नहीं मिल रही। मेरा सर एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, और मुझे वो हसन निसार साहब का फिक्रा याद आ गया कि इस निज़ाम को तेजाब से गुस्ल देने की जरूरत है। मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि इंसान की जान बचाने के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो भी जाली पाकिस्तान के अंदर बिकती हैं, लगा दी जाती हैं, दे दी जाती हैं, जानों से चले जाते हैं, पता ही किसी को नहीं, किसी को एहसास ही नहीं है। एनीवेज अगले हफ्ते मुलाकात होती है इंशाल्लाह।